हेलो फ्रेंड्स, बाय अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन है और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 8 की बुक, जिसका टाइटल है संसाधन एवं विकास, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। जिसने भी ये चैप्टर नहीं देखा है वो हमारे यूट्यूब चैनल बाय अकेडमी पर जाकर इस चैनल को देख सकता है एनसीईआरटी वाली प्लेलिस्ट में। फ्रेंड्स, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 8 का, ज्योग्राफी एनसीईआरटी की बुक का, और जिसका टाइटल है चैप्टर का भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम, सॉइल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे हम, और नेचुरल वेजिटेशन रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने अभी तक चैप्टर नंबर फर्स्ट में क्या पढ़ा था? रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था कि रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं और उनको विभिन्न आधारों पर उनका वर्गीकरण किया गया था। तो अब हम भूमि के बारे में, लैंड रिसोर्सेज के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं एनसीईआरटी में भूमि के बारे में, लैंड रिसोर्सेज के बारे में क्या दिया हुआ है। जो लैंड है हमारी, लैंड मास है हमारा पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा लैंड है वो कितना है। लैंड का परसेंटेज 30% है और बचे हुए पार्ट को हम क्या कह रहे हैं? वो हमारा क्या है? वाटर पार्ट है। वहां पर क्या है? वाटर है। तो इसलिए हम अपने प्लेनेट को क्या कहते हैं? ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। अब ये क्या है? पूरी पृथ्वी पर लैंड मास है। तो इसका डिवीजन देखें तो हम डिवीजन देखेंगे तो जो 90%, ये क्या है? 30% है और ये 70%, ये पूरा लैंड का है। ओके, लैंड मास है हमारी पृथ्वी पर। तो हम देख रहे हैं कि जो 90% पॉपुलेशन है वो इस 30% वाले भाग पर रह रही है, और बची हुई जो 10% पॉपुलेशन है वो इस 70% भूभाग पर रह रही है। तो आप देख रहे हैं जो पृथ्वी पर जो लैंड है वो क्या है? सभी क्षेत्र उसके लिए आवास योग्य नहीं है। नॉट ऑल एरियाज आर हैबिटेबल। लैंड पर लैंड है हमारी, लैंड और क्लाइमेट के अलग अलग होने के कारण, उनके लक्षणों के अलग अलग होने के कारण कहीं पर क्या है? क्लाइमेट अलग है, तो क्लाइमेट के कारण लैंड भी अलग है। आप देख रहे हैं कहीं पर हमें प्लेन्स मिल जाएंगे, प्लेन्स है, फिर कहीं माउंटेन सिस्टम से हमारे, कहीं फिर क्या है? डेजर्ट है। तो आप देखेंगे कि माउंटेन्स पे तो अब ज्यादा लोग रह नहीं सकते हैं, तो वो लोग कहाँ रह रहे हैं? प्लेन्स में रह रहे हैं। और मरुस्थल पे यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पर जो लाइफ है वो काफी टफ है माउंटेन सिस्टम में। यहाँ पर लोग एग्रीकल्चर भी इतना नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए लोग आप देखेंगे कि जहां उर्वर मैदान है, जल है, वहां जनसंख्या अधिक निवास करती है। यहाँ पर क्या है? एक फर्टाइल लैंड मिल जाती है प्लेन्स में। फर्टाइल लैंड कैसे मिल रही है? ये बाढ़ द्वारा लाए गए अपसादों को द्वारा जो भूमि का निर्माण हो रहा है, मृदा आ रही है, उसको क्या कह रहे हैं? फर्टाइल लैंड कह रहे हैं। फर्टाइल लैंड के कारण क्या हो रहा है? वहां पर पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन काफी अधिक है वहां पर। तो आप प्लेन्स एरिया जो देखेंगे वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी काफी अधिक है। अब आप देखेंगे जो भी प्राचीन समय से लेके अभी तक जितनी भी बड़ी बड़ी सभ्यताएं थी वो कहां पर हुई है? नदी के किनारे हुई है। हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता किस नदी? गंगा नदी के किनारे और इंडस नदी के किनारे थी। तो वैसे ही हम देख रहे हैं जहां उर्वर मैदान है, क्या है? फर्टाइल लैंड्स है, फर्टाइल प्लेन्स है, वाटर है, वाटर उपलब्ध है, और क्या है? तो वहां पर क्या मिल रही है आपको? मोर पॉपुलेशन मिल रही है। और जहां जीवन कठिन होता है, जैसे जीवन जहां कठिन है, तो पर्वत, मरुस्थल, यहाँ क्या है? जनसंख्या बहुत विरल है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? क्लाइमेटिक कंडीशंस काफी टफ है। आप डेजर्ट में जाएंगे, हमने डेजर्ट, सारा डेजर्ट के बारे में बताया था। क्लाइमेट है, उसकी खासियत क्या है? वहां पर एक्सट्रीम टेम्परेचर रहता है। दिन में बहुत ज्यादा हॉट टेम्परेचर हो जाएगा और रात के समय में बहुत कोल्ड हो जाएगा बहुत। तो फिर आप जो देखेंगे ये जो लैंड का 70% हिस्सा है वो क्या है? आवास योग्य नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जनसंख्या कैसी है? बहुत ही विरल जनसंख्या यहाँ पर मिलेगी आपको। तो इसमें आपको कुछ उदाहरण मैं दूंगा, जैसे रशिया। रशिया में आप देखेंगे, रशिया में क्या है? पॉपुलेशन क्या है? रशिया कितना बड़ा देश है, लेकिन वहां की पॉपुलेशन की अगर वहां का पॉपुलेशन डेंसिटी लेके तो काफी कम है। तो आप देखेंगे वहां के ज्यादातर भाग पर क्या होता है? परमाफ्रॉस्ट जमा रहता है। परमाफ्रॉस्ट जमा रहता है। फिर आप देखेंगे कि आप 0 डिग्री के बीच, ये हमने 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 10 डिग्री साउथ के मध्य वाले भाग को हमने क्या कहा था? ये इक्वेटोरियल रीजन है। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत अधिक होने के कारण रेनफॉल भी बहुत अधिक होता है, और रेनफॉल बहुत अधिक के कारण यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन रहती है वो क्या रहती है? हॉट एंड ह्यूमिड रहती है। तो हॉट एंड ह्यूमिड रहने के कारण यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है, रहना बहुत कष्टदायक है, क्योंकि ह्यूमिड मौसम में क्या होता है? चिपचिपाहट महसूस होती है। तो यहाँ पर भी काफी विरल जनसंख्या है। और फिर हमने बताया था डेजर्ट, बताया था सारा डेजर्ट के बारे में, बताया था कि वहां पर एक्सट्रीम टेम्परेचर है, वहां पर भी विरल जनसंख्या है। ये जो पृथ्वी पर हमारे ऐसे लैंड है, लैंड मासेज हैं, यहाँ पर
रहने योग्य भूमि नहीं है। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, लैंड का यूज के बारे में पढ़ेंगे कि भूमि का उपयोग हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो अब आपको एक चित्र दिखाते हैं, आप चित्र में देख रहे हैं कि इस चित्र में कैसे भूमि का उपयोग हो रहा है। तो आप कहीं पर ये फॉरेस्ट रीजन देख रहे हैं, और फॉरेस्ट रीजन क्यों आवश्यक होते हैं? फॉरेस्ट रीजन क्यों आवश्यक होते हैं? फॉरेस्ट रीजन इसलिए आवश्यक होते हैं, ये क्या करते हैं, कार्बन को सिंक करते हैं। जैसे आप दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी में देखिए कितना पॉल्यूशन होता है, वहां पर वाहनों के द्वारा कितना एमिशन हो रहा है, CO2 का बहुत एमिशन होता है। तो CO2 को एमिशन करने के लिए इसका सिंक जोन भी होना चाहिए। तो आप देखेंगे दिल्ली में हौज खास जगह है, वो दिल्ली का कार्बन सिंक जोन है, वन आरक्षित क्षेत्र है वो, ठीक है। तो वहां पर क्या है, कार्बन सिंक जोन है। तो इसलिए किसी भी शहर में क्या है, 30% एरिया क्या करा जाता है, फॉरेस्ट से कवर करा जाता है, ताकि वो क्या कर सके, वो कार्बन सिंक कर सके उस शहर का। आप भूमि का प्रयोग देख रहे हैं, आप पेड़ लगा सकते हैं, फॉरेस्ट हमारे किस तरह यूज हो रहे हैं इसको देख सकते हैं आप। लैंड पे बिल्डिंग्स बना रहे हैं रहने के लिए। फिर आप देखेंगे ये क्या है, रोडें बनी हुई हैं। जो हमारा भूमि का उपयोग है उसके विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों को हमने देखा। क्या कर सकते हैं हम, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री कर सकते हैं, वानिकी कर सकते हैं, माइनिंग कर सकते हैं। अब जैसे क्या है, डेजर्ट एरिया है, अब वहां पर क्या है, वेजिटेशन तो है नहीं, तो वहां हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं, वहां पर क्या है, मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं डेजर्ट वाले एरिया में, तो हम वहां पर क्या कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं। ओके, उस लैंड पे हम क्या कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं। लैंड पर हम क्या कर रहे हैं, सड़कों का निर्माण कर रहे हैं और उद्योगों की भी स्थापना कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं इसका, इंडस्ट्रीज का। इसी को हम क्या कह रहे हैं, भूमि उपयोग कह रहे हैं। ओके, ये लैंड यूजेज हमने आपको बताए। अब भूमि का उपयोग भौतिक कारकों पर भी निर्भर करता है। इसके कुछ, द यूज ऑफ लैंड डिपेंड्स ऑन फिजिकल फैक्टर्स। अब आप फिजिकल फैक्टर देखिए क्या क्या है भूमि के फिजिकल फैक्टर्स क्या क्या है। ये स्थलाकृति है, टोपोग्राफी है। अब टोपोग्राफी क्या होती है, कहीं ऊबड़ खाबड़ भी होती है और कहीं प्लेन्स होंगे। पहाड़ों पे यही टोपोग्राफी आपको कैसे मिलेगी, ऊबड़ खाबड़ मिलेगी। पठारों पे ऊपर खाबड़ मिलेगी, एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो ये हमारे प्लेटो एरिया हैं, ये क्या होते हैं, मिनरल्स के लिए रिच होते हैं। जैसे जो प्रदेश होते हैं प्लेटो प्रदेश, पठारीय भूमि किसके लिए रिच होती है, मिनरल्स के लिए। तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं। और माउंटेन्स किसके लिए इंपोर्टेंट होते हैं, माउंटेन्स पे आप देखेंगे एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर क्या करेंगे, वहां समर टाइम में हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, लेकिन कोल्ड टाइम में, विंटर टाइम में हम समर नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, उस समय बर्फ से ढके रहते हैं। तो बर्फ से ढके होने के कारण फिर यहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ से पहाड़ों से आपको मेडिसिन, औषधियां वगैरह मिल जाएंगी। अब क्या है, आप ये देखेंगे कि गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी वाले जो प्लेन्स बने हुए हैं, ये विश्व के सबसे सबसे ज्यादा डेंस एरिया है। ओके, सबसे ज्यादा डेंस एरिया है, आप यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाई जा रही है। जो हमारे फिजिकल फैक्टर्स हैं वो क्या क्या है, हमारे टोपोग्राफी है, सॉइल है, क्लाइमेट है, और मिनरल्स है हमारे, और जल की उपलब्धता है। भूमि का उपयोग क्यों कर रहे हैं, भूमि का उपयोग इसलिए कर रहे हैं कि वहां पर हम खेती कर सकें। और भूमि संसाधन है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है। वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारी नीड्स को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। और आप चैप्टर नंबर 1 में हमने आपको बताया था संसाधन के बारे में। अगर किसी वस्तु की आपके लिए उपयोगिता है और आपकी नीड्स को वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो एक संसाधन है। तो उसी तरह से लैंड भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। और लैंड आपको क्या दे रहा है, लैंड का यूज आप कैसे कर रहे हैं, आप वहां पर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, आप वहां पर फॉरेस्ट लगा रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, रोड का निर्माण कर रहे हैं, उद्योगों की स्थापना कर रहे हैं वहां पर। तो लैंड एक महत्वपूर्ण संसाधन है। लेकिन लैंड का आप लैंड का यूज कर रहे हैं, अगर आप लैंड का सही से यूज नहीं करेंगे, लैंड क्या है, लैंड एक लिमिटेड रिसोर्सेज है, और लिमिटेड रिसोर्स होने के कारण आपका लैंड का यूज कैसे करना है, एक सस्टेनेबल यूज करना है उसका। अब हम आपको बता रहे थे कि जो भूमि का उपयोग है भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। उसमें टोपोग्राफी है, सॉइल्स है, जलवायु है, खनिज है, और जल की उपलब्धता है। लोगों ने क्या करा, जो लैंड है, लैंड को अपने हिसाब से 2 भागों में बांट दिया है उन्होंने। एक को बोला है प्राइवेट लैंड, और एक है कम्युनिटी लैंड। अब एक क्या है, प्राइवेट लैंड, निजी भूमि, और दूसरी क्या है, सामुदायिक भूमि। तो अब निजी भूमि क्या होती है, निजी भूमि वह है जो व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, जिसपे क्या है, जैसे कि आपका हाउस हो गया, आपका होम हो गया। ओके, ये क्या है, आपकी निजी भूमि है, आपका खुद का स्वामित्व है इस पे। कम्युनिटी लैंड क्या होती है, जिसपे किसी समुदाय का, बहुत से लोगों का, किसी ग्रुप ऑफ पीपुल्स, लोगों के समूह का क्या होता है, स्वामित्व होता है। काफी लोग वहां पर क्या होते हैं, स्वामी होते हैं उस लैंड के। ओके,
अब जो कम्युनिटी लैंड्स होते हैं इनको हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी कहते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। अब कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के सबसे अच्छे एग्जांपल क्या है? पार्क है आपके, ओके। तो यहाँ पर लोग एक साथ आकर क्या कर रहे हैं, तो यहाँ के बुजुर्ग, अगर कोई कॉलोनी के बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर वॉकिंग कर रहे हैं, यहाँ के कॉलोनी के बच्चे इसी पार्क में आकर एक साथ खेल रहे हैं। फिर आपको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज क्या मिलेंगे? से बड़े बड़े शहरों में, जो हमारे बड़े बड़े अर्बन सिटीज हैं, वहां पर आपको सिनेमा घर देखने को मिलेंगे, पीवीआर वगैरह मिलेंगे। पीवीआर में क्या कर रहे हैं, सब एक साथ मूवी देख रहे हैं। तो ये क्या है? ये कम्युनिटी लैंड्स है, और ये क्या है? कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हैं। टाइम टू टाइम कैसे पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी के कारण धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये हमारा जो लैंड मास का यूजेज है वो चेंज होता जा रहा है। पहले हम क्या कर रहे थे? एग्रीकल्चर कर रहे थे, और एग्रीकल्चर करने के बाद फिर क्या हुआ? ये शिफ्टिंग हो रही है, और शिफ्टिंग की बात हम ये जा रहे हैं, आपको एक कंक्रीट से घिरा हुआ पूरा शहर दिख रहा है, ओके। इस तरह से हम क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। टाइम टू टाइम हमारा लैंड का जो यूज है वो कैसे कैसे शिफ्ट हो रहा है, तो आप ये देख ही पा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं धीरे धीरे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन बढ़ने के कारण क्या है, उन लोगों की डिमांड भी बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। आप देखेंगे कि लैंड क्या है, लैंड एक लिमिटेड रिसोर्सेज है, लेकिन क्या है, पॉपुलेशन बढ़ने के कारण, डिमांड बढ़ने के कारण ये हमारे जो लैंड रिसोर्सेज है, प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ रहा है कि अब वहां पर जो लैंड है उसका उसका अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। तो आपको ये एनसीईआरटी में ये बताया जा रहा है कि जो हमें लैंड मिला है, जो हमारे रिसोर्सेज मिले हैं, उनका आप कैसे कैसे यूज करना है आपको। अब स्थान के अनुसार क्या होता है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो हमारा क्लाइमेट कंडीशन होती है, क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण और एल्टीट्यूड के कारण या अच्छा लैटिट्यूड्स के कारण क्या होता है, वहां के जो स्थानीय, वहां की मृदा में, वहां के क्लाइमेट में अंतर पाया जाता है। तो उसी तरह से क्या आ रहा है, जैसे अगर आप स्थान बदलेंगे, आप 0 डिग्री पर देखेंगे, 0 डिग्री पर क्या है, कोलैंड्स वहां पर किस तरह के बन पाए जा रहे हैं, सदाबहार बन पाए जा रहे हैं। तो वहां की इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखेंगे, वहां पर किस तरह की है। फिर आप 30 डिग्री पर चले जाएंगे, वहां पर क्या है, टेम्परेट रीजन में चले जाएंगे, तो वहां पर किस तरह के बन पाए जाते हैं, डेसिडुअस पर्णपाती बन पाए जा रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को देखेंगे, अलग है। फिर आप 90 डिग्री एल्टीट्यूड पे अगर चले जाएं तो वहां की इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है और वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है। तो ये क्या है, धीरे धीरे अपने आप एल्टीट्यूड के हिसाब से, लैटिट्यूड्स के हिसाब से क्लाइमेट वहां का चेंज हो रहा है, वहां के रिसोर्सेज चेंज हो रहे हैं, और वहां की नेचुरल वेजिटेशन भी चेंज हो रही है। पॉपुलेशन बढ़ने के कारण, डिमांड बढ़ने के कारण रिसोर्सेज भी हर जगह आपको सेम नहीं मिलेंगे। अब क्या है, आप डेजर्ट में जाकर वेजिटेशन तो नहीं कर सकते, ठीक है, तो वहां पर तो जनसंख्या सर्वाइव नहीं कर सकती है। तो ज्यादातर लोड कहां पर पड़ रहा है, प्लेन एरिया में पड़ रहा है। आप दुनिया में जो भी जितनी भी बड़ी सभ्यताएं देखेंगे वो कहां पर विकसित हुई, नदी के किनारे विकसित हुई हैं। और अभी भी आप देखेंगे जितने भी डेंस पॉपुलेशन, डेंसिटी सबसे ज्यादा है वो किसी नदी किनारे या प्लेन्स एरिया में आपको मिलेगी, क्योंकि प्लेन्स एरिया क्या उपलब्ध कराते हैं, प्लेन्स एरिया एग्रीकल्चर के लिए उपलब्ध होते हैं। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, लैंड रिसोर्सेज संसाधन है, तो आप गंगा नदी के किनारे देखेंगे, गंगा नदी हमारी जो बहती है, तो उसके तटबंधों के दूर दूर तक क्या होता है, 1-2 किलोमीटर तक वहां पर पॉपुलेशन का मना करते हैं कि वहां पर आवास, आप रहने योग्य आवास कॉलोनीज ना बनाएं। लेकिन क्या हो रहा है, इलीगल वो कॉलोनी बना रहे हैं, और वहां पर जब रह रहे हैं, लेकिन बाढ़ आने के समय क्या होता है, उनका मानव जान को हानि होती है, जिससे जब उनके मकान, जब बाढ़ वगैरह आती है तो उनके मकान वगैरह डूब जाते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि कैसे ये हमारे लैंड पर, जो लैंड हम यूज कर रहे हैं उस पर कैसी प्रेशर है हमारे लैंड रिसोर्सेज पे, बढ़ती जनसंख्या का। अब प्रेजेंट टाइम में हो क्या रहा है, बढ़ती जनसंख्या के कारण जो हमारा एग्रीकल्चर का पैटर्न है, जो इंडस्ट्रियल ग्रोइंग का पैटर्न है, जो हम इंडस्ट्रियल वगैरह चला रहे हैं, और ये हमारा एग्रीकल्चर पैटर्न हो गया, इनकी एक्टिविटीज के कारण, इनके बढ़ते हुए प्रसार के कारण हो क्या रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। अब लैंड डिग्रेडेशन कैसा हो रहा है, जैसे ये आपका लैंड है, और अगर लैंड पे आप क्या कर रहे हैं, ये आपका प्लांट्स वगैरह लगे हैं, और प्लांट्स वगैरह ये क्या करता है, ये मृदा को पकड़े रहते हैं। तो मृदा को पकड़े रहते हैं तो इससे क्या होती है, मृदा का अपरदन कम होता है, मृदा अपरदन कम होगा। तो अब क्या कर रहे हैं, कोई पशु वगैरह है, ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं। लैंड का यूज किस प्रकार से कर रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग करा, अच्छे से यूज नहीं कर रहे हैं। फिर जल के द्वारा या विंड के द्वारा मृदा अपरदित हो जाती है, मृदा अपरदित हो जाती है, तो मृदा कमजोर हो रही है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, किसी लैंड पर केमिकल, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड ज्यादा यूज करेंगे, तो वहां की लैंड कैसी हो जाएगी, वहां की लैंड बंजर हो जाएगी, सैलान हो जाएगी वहां की सॉइल। अब सॉइल होने के कारण आप देखेंगे, मध्य प्रदेश में देखेंगे, मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा बीहड़, चंबल में
एमपी में आपको देखने को मिल जाएगा, चंबल में भेड़ कैसी है, वहां की जो मृदा है वो क्या हो चुकी है, लवड़ी हो चुकी है और बंजर भूमि हो चुकी है, कोई यूजफुल नहीं है वो। तो आपको एनसीईआरटी सिखा रही है कि लैंड का यूज कैसे करना है आपको, और अगर आप सही से लैंड यूज नहीं करेंगे तो जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनको समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। अगर आप इन्हें सही से प्रयोग नहीं करेंगे समाप्त हो जाएंगे, ओके, एक समय पे समाप्त हो जाएंगे अगर आप इनका सही से प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसी के साथ ये लेक्चर अभी समाप्त होता है, ये टॉपिक समाप्त हो गया है। ये चैप्टर काफी बड़ा है तो इनको हम पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो अभी तक इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने लैंड के बारे में पढ़ा और लैंड के यूज के बारे में पढ़ा, कैसे हम लैंड को यूज कर रहे हैं। अगले टॉपिक में हम लैंड के कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। हमने आपको बता दिया लैंड का सही से यूज ना कर पाने के कारण, पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण, उनकी मांग के बढ़ने के कारण हम क्या कर रहे हैं, लैंड का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं। कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण क्या क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन। और लैंड डिग्रेडेशन के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं, लैंड डिग्रेडेशन के बारे में बताया था हमने, लैंड स्लाइड हो रहा है और सॉइल इरोजन हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। ये सब क्या है, ये पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है। चैप्टर में आपको भूमि संसाधन का संरक्षण के बारे में बताएंगे और मृदा के बारे में बताएंगे। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू गाइस।